जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम यहाँ पर चंद डायनेस्टी का अंतिम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम राजा दिलीप चंद एवं लास्ट के राजा महेंद्र चंद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का सेशन। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों राजा दीपचंद के बारे में। दोस्तों, राजा दीपचंद पुत्र रहता है कल्याण चंद पंचम का। किसका दोस्तों? पिछले टॉपिक में हम बता चुके हैं आपको, कल्याण चंद का पुत्र रहता है दीपचंद। यह है दोस्तों कल्याण चंद पंचम, जो कि कल्याण चंद पंचम किसका वंशज था? ये राजा लक्ष्मी चंद के पुत्र नारायण चंद के या नारायण चंद का वंशज था आपका कल्याण चंद पंचम। और कल्याण चंद पंचम का पुत्र है दीपचंद। कल्याण चंद पंचम का दीवान रहता है शिवदेव जोशी। और जब कल्याण चंद पंचम का आखिरी समय रहता है, अर्थात इसके मृत्यु के समय, तो राजा कल्याण चंद पंचम इस शिवदेव जोशी को कहता है कि मेरे बाद मेरे पुत्र दीपचंद को ही राजगद्दी पर बैठाना। किसको? मेरे पुत्र दीपचंद को ही राजगद्दी पर बिठाना। दोस्तों, राजा दीपचंद को गूंगा शासक माना गया है। ऐसा नहीं है कि वो बोलता नहीं था, लेकिन दोस्तों वो बिल्कुल सीधा साधा था। जैसा कोई कहेगा वैसे ही करेगा, यानी न सोचता था, अपने बल पे कुछ भी नहीं करेगा। अब देखिए दोस्तों, जो राजा दीपचंद है, कल्याण चंद का पुत्र दीपचंद, ये शिवदेव जोशी इस दीपचंद को राजा तो बना देगा, लेकिन इसको अपने हाथ की कठपुतली बनाएगा। जो यहाँ पर शिवदेव जोशी चाहेगा, कहेगा, वही ये राजा दीपचंद करेगा। तो देखिए दोस्तों, अब राजा दीपचंद का टाइम पीरियड है 1748 से लेकर 1777। देखिए दोस्तों, इतने साल, 29 साल तक मान सकते हैं। 29 साल तक इस शिवदेव जोशी ने अपनी कठपुतली बनाया है इस राजा दीपचंद को। अब इस राजा दीपचंद के समय दोस्तों, यहाँ पर भारत के इतिहास में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, जिनमें से प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध एंड बक्सर का युद्ध। ये 3 बैटल हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टेट का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल का, लाइक एसएससी वगैरह। तो प्लासी का बैटल, पानीपत का 3rd बैटल एंड बक्सर, ये 3 लड़ाई हुई हैं राजा दीपचंद के शासन काल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजा दीपचंद का शासन काल है अभी, और पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 ईस्वी में, और ये होता है दोस्तों मराठा एंड अफगानों के बीच। मराठा और अफगानों के बीच होता है ये युद्ध। और इस युद्ध में दोस्तों, जो पानीपत का तृतीय युद्ध है 1761 में, इसमें जो चंद वंशीय सेना थी, ये देती है अफगानों का साथ। अफगानों की सहायता करती है यहाँ पर चंद सेना। और दोस्तों, चंद सेना का नेतृत्व किया था यहाँ पर हरिराम, जो कि एक सेनापति था, वह बीरबल नेगी, जो कि उप सेनापति था। राजा है दीपचंद, और उसको गाइड कर रहा है कौन? शिवदेव जोशी। और यहाँ पर जो उसकी सेना का सेनापति था हरिराम, और उप सेनापति बीरबल नेगी। तो ये 2 व्यक्ति और इनकी सेना यहाँ पर अफगानों का साथ देते हैं। किसका? अफगानों का साथ देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि पानीपत के तृतीय युद्ध में, जो कि 1761 में हुई है, चंद्रवंशीय सेना ने किसका साथ दिया है? अफगानों का साथ दिया है। अब देखिए दोस्तों, चंद्रवंश का गूंगा शासक दीपचंद, फ्रांसिस हैमिल्टन ने नेपाल के इतिहास में लिखा है। मैंने आपको बताया था ना कि इसे चंद्रवंश का गूंगा शासक माना गया है। बोलने के लिए गूंगा नहीं था, ये गूंगा नहीं था, लेकिन माना गया, क्योंकि न बोलता था न कुछ करता था, सिर्फ ये इसकी मनमानी करता था। तो यहाँ पर जो फ्रांसिस हैमिल्टन हैं, इन्होंने नेपाल के इतिहास में लिखा है कि राजा दीपचंद गूंगा था। क्या था दोस्तों? गूंगा था।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो शिवदेव जोशी है, इसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। कैसे? ये इसको कठपुतली बना के नचा रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए शिवदेव जोशी की मौत काशीपुर में होती है और कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता दोस्तों? बैरम खां एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर जो राजा अकबर थे दिल्ली में, मुगल डायनेस्टी के, इनको संरक्षण देते थे बैरम खां, और उन्होंने भी इसको अपने कठपुतली बनाकर रखा था स्टार्टिंग में। सेम उसी प्रकार शिवदेव जोशी भी इसको अपनी कठपुतली बना के रखते हैं। इसलिए कुमाऊं का बैरम खां कहा गया है शिवदेव जोशी को। यहाँ पर दोस्तों शिवदेव जोशी की जो मृत्यु होती है, ये होती है यहाँ पर एक फड़त्याल दल के कारण। कुमाऊं में उस समय काफी सारे दल थे, जिसमें से फड़त्याल दल भी था। और इस दल के लोग क्या करते हैं, 400-500 लोग मिलकर इस शिवदेव जोशी को मार देते हैं और शिवदेव जोशी का पुत्र हर्षदेव जोशी वहां से भाग जाता है। छोटा रहता है बेचारा हर्षदेव जोशी, भाग जाता है, या छोड़ दिया होगा इन फड़त्याल दलों के सैनिकों ने कि छोटा है अच्छा यार क्या करेगा, तो मार दिया है। और बाद में ये हर्षदेव जोशी जो भाग जाता है, बाद में यही विद्रोह उत्पन्न कर देगा कुमाऊं में चंद डायनेस्टी के थ्रू। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर शिवदेव जोशी की मृत्यु के बाद, काशीपुर में मृत्यु हुई थी। शिवदेव जोशी के मृत्यु के बाद क्या हुआ दोस्तों, राजा है यहाँ पर दीपचंद और उसकी वाइफ यानी पत्नी है श्रृंगार मंजरी। यहाँ पर राजा दीपचंद क्या करता है दोस्तों, राजा दीपचंद हर्षदेव जोशी जो कि पुत्र था शिवदेव जोशी का, इसको अपना दीवान बनाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर जो राजा दीपचंद की प्रिय रानी या पत्नी थी श्रृंगार मंजरी, ये अपने एक रिश्तेदार मोहन सिंह रौतेला को दीवान बनाना चाहती थी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि एक राजा तो इसको चाह रहा है और रानी इसको। यहाँ पर अब क्या होता है दोस्तों, मोहन सिंह रौतेला यहाँ पर इन दीपचंद राजा और हर्षदेव जोशी को कैद कर लेता है। क्या कर लेता है, पहले मोहन सिंह रौतेला हर्षदेव जोशी के भाई को मार देता है। उसके बाद यहाँ पर राजा दीपचंद एवं हर्षदेव जोशी को कैद कर लेता है सन 1777 ईस्वी तक। कब तक? 1777 ईस्वी तक। और 1777 के अंत में दीपचंद व उसके 2 पुत्रों को मार देता है ये राजा या ये मोहन सिंह रौतेला सिराकोट के किले में। कहां पर? सिराकोट के किले में सन 1777 ईस्वी में मोहन सिंह रौतेला राजा दीपचंद एवं उसके 2 पुत्रों को मार देता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कहानी आ जाती इसके बाद, कि यहाँ पर जो राजा दीपचंद है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मोहनचंद यानी कह सकते हैं उसका पुत्र, सॉरी दोस्तों मोहनचंद था यहाँ पर, किसका? मोहनचंद था दोस्तों यहाँ पर इसके चाचा कह सकते हैं। कौन? चाचा। अब देखिए दोस्तों, राजा मोहनचंद 1777 से लेकर 1779 ईस्वी तक, कब तक? 79 ईस्वी तक शासन करेंगे, यानी 2 साल तक। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हुआ, इनके बीच यहाँ पर बगवाली पोखर का युद्ध होता है गढ़वाल के राजा ललित शाह एवं मोहनचंद। अब क्या होता है दोस्तों, कुमाऊं में राजा है मोहनचंद। कौन है दोस्तों? मोहनचंद। और गढ़वाल में राजा हैं परमार डायनेस्टी के ललित शाह। इसके रहते हैं 4 पुत्र, और ये अपने राज्य का विस्तार करने के लिए या अपने पुत्रों को राजा बनाने के लिए अलग अलग राज्यों पर आक्रमण करता है, और ये चाहता है कि मैं अपने 4 पुत्रों को अलग अलग जगह का राजा बनाऊं। तो यहाँ पर जो हर्षदेव जोशी था, ये इस राजा ललित शाह को गढ़वाल में लेटर भेजता है, जो कि हम परमार डायनेस्टी में अच्छे से पढ़ चुके हैं। हर्षदेव जोशी ललित शाह को लेटर भेजता है कि तुम अगर अपने बेटे को
कुमाऊं का या अन्य राज्य का राजा बनाना चाहते हो तो अब क्या करो, कुमाऊं पर आक्रमण करो और हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो यहाँ पर हर्षदेव जोशी के कहने पर ललित शाह आक्रमण करेगा कुमाऊं पर। कुमाऊं में राजा है मोहनचंद, और मोहनचंद को तो पता नहीं है दोस्तों कि हर्षदेव ने इनवाइट किया उसको। मोहनचंद इस हर्षदेव जोशी को मुक्त कर देता है कैद से। जब यहाँ पर इस मोहन सिंह रौतेला ने हर्षदेव जोशी को कैद किया था, अब जाके मोहनचंद दोस्तों यहाँ पर इस हर्षदेव जोशी को मुक्त करेगा और कहेगा कि अगर तुम गढ़वाल के राजाओं के विरुद्ध युद्ध लड़ते हो और जीत जाते हो तो तुम्हें राज्य में कोई और अन्य पद दिया जाएगा और तुम्हें साथ में इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन ये तो पता नहीं है मोहनचंद को कि इस राजा ललित शाह को आक्रमण करने का निमंत्रण ही हर्षदेव जोशी ने दिया है। तो अब दोस्तों युद्ध होता है 1779 ईस्वी में, भगवाली पोखर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और मोहनचंद हार कर भाग जाता है दोस्तों। मोहनचंद हार कर भाग जाता है। उसके बाद ये राजा ललित शाह अपने पुत्र प्रद्युमन शाह या प्रद्युमन चंद कह सकते हैं, प्रद्युमन चंद को कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठा देते हैं और यहाँ पर हर्षदेव जोशी को मंत्री बना देते हैं उसके राज दरबार में या दीवान कैसे। राजा प्रद्युमन शाह या उर्फ प्रद्युमन चंद, टाइम पीरियड 1779 से लेकर 1786 ईस्वी तक, और ये एकमात्र ऐसा शासक है दोस्तों जो कुमाऊं एवं गढ़वाल दोनों का राजा बना। कौन? प्रद्युमन शाह। तो इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बाकी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों परमार डायनेस्टी में। राजा मोहनचंद प्रद्युमन चंद को हराने के बाद फिर से कुमाऊं की राजगद्दी पर दूसरी बार आ जाते हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1786 से लेकर 1788 ईस्वी तक। 2 साल तक यहाँ पर फिर से मोहनचंद शासन करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या था कि मोहनचंद फिर से दोबारा आए। दोस्तों कुमाऊं की गद्दी पर अभी बैठे हैं प्रद्युमन शाह और उसके जो दीवान है हर्षदेव जोशी, हर्षदेवी हो गया यहाँ पे, हर्षदेव जोशी उसके दीवान हैं, और दूसरी तरफ है दोस्तों यहाँ पर मोहनचंद लाल सिंह जो कि भाई है मोहनचंद का, पराक्रम शाह जो कि प्रद्युमन शाह का भाई है। दोस्तों हम परमार डायनेस्टी के लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ऐसा क्या रीजन था कि यहाँ पर पराक्रम शाह अपने भाई प्रद्युमन शाह का साथ न देने की बजाय इस राजा मोहनचंद का साथ देता है। तो देखिए दोस्तों एक तरफ है ये 3, एक तरफ 2, और पाली गांव का युद्ध या नथानागढ़ का युद्ध होता है जिसमें प्रद्युमन शाह व हर्षदेव जोशी की सेना हार जाती है। इसके पश्चात यहाँ पर प्रद्युमन शाह का शासन समाप्त हो जाता है। किसका? प्रद्युमन शाह का शासन समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो हर्षदेव जोशी है ये क्या करता है, इसके बाद 1788 में हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद का व उसके बेटे विशन सिंह को मार दिया। मोहनचंद व उसके पुत्र विशन सिंह को मार दिया है 1788 ईस्वी में हर्षदेव जोशी ने। और मोहनचंद ऐसा शासक है जो 2 बार कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठा था। इसके बाद डिस्कस करते हैं राजा शिव सिंह। दोस्तों जब कुमाऊं में कोई भी नहीं बचता है चंद डायनेस्टी का शासक, तो ये हर्षदेव जोशी क्या करता है, किसी व्यक्ति शिव सिंह के नाम से को कुमाऊं का शासक बना देता है। टाइम पीरियड 1788। अब देखिए दोस्तों फिर से यहाँ पर आक्रमण होता है। किसके बीच? राजा है शिव सिंह और उसके साथ है शिवदेव जोशी, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आक्रमण कर रहे हैं लाल सिंह जो कि भाई था मोहन सिंह का, मोहनचंद का भाई था लाल सिंह। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये शिवचंद हार जाता है और हारने के पश्चात शिवदेव जोशी तो भाग जाएगा गढ़वाल, और यहाँ पर जो लाल सिंह है ये अब राजा बनाएगा अपने भाई के बेटे यानी मोहनचंद के पुत्र महेंद्र चंद, जो कि चंद डायनेस्टी का अंतिम राजा रहता है। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों राजा महेंद्र चंद के बारे में। दोस्तों ये सारे पॉइंट हम ऑलरेडी परमार डायनेस्टी में पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। आपको
परमार डायनेस्टी के लेक्चर भी देखने हैं इनके साथ साथ। देखिए दोस्तों, राजा महेंद्र चंद आ जाते हैं अब कुमाऊं की राजगद्दी पर। 1788 से लेकर 1790 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है और ये चंद वंश का अंतिम शासक। अब हर्षदेव जोशी हैं गढ़वाल में, ठीक है। इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कुमाऊं पर आक्रमण करने का, क्योंकि बार बार गढ़वाल के, कभी गढ़वाल जा रहा, कभी कुमाऊं जा रहा, कभी प्रद्युम्न शाह के साथ जा रहा, कभी ललित शाह के साथ, तो कभी यहाँ पर शिवचंद के साथ जा रहा। तो अब क्या करेगा ये, यहाँ पर गोरखों को आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजेगा या गोरखों को न्योता भेजेगा कुमाऊं पर आक्रमण के लिए। और यहाँ पर 1790 ईस्वी में गोरखा आक्रमण करते हैं कुमाऊं पर और राजा महेंद्र चंद हार जाते हैं गोरखाओं से। और अब यहाँ पर कुमाऊं में गोरखा शासन शुरू हो जाता है, जो कि 1790 ईस्वी से लेकर 1816 ईस्वी तक चलता है। दोस्तों, हम परमार डायनेस्टी के लेक्चर में भी ये लास्ट पार्ट पढ़ चुके हैं कि वहां पर भी गोरखा शासन शुरू हो गया है 1804 ईस्वी में। अब यहाँ पर भी दोस्तों गोरखा शासन 1804 से 1816 तक चलेगा। उसके बाद ब्रिटिश को हम पढ़ेंगे आगे चलकर। कुमाऊं में चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद, जो कि पुत्र है राजा मोहन चंद को। कुमाऊं में चंद वंश का अंतिम शासक कुमाऊं में चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद, जो कि पुत्र है राजा मोहन चंद का। और ये किसकी सहायता पे कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठता है? ये बैठता दोस्तों लाल सिंह की सहायता से, जो कि मोहन चंद का भाई है। अब देखिए दोस्तों, 1788 से लेकर 1790 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहेगा और यह है चंद डायनेस्टी का अंतिम राजा या अंतिम शासक। अब होता है क्या दोस्तों, हर्षदेव जोशी हैं अभी गढ़वाल में और इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए। तो ये क्या करेगा यहाँ पर दोस्तों, गोरखों को न्योता भेजेगा या निमंत्रण पत्र भेजेगा कि अब तुम कुमाऊं पर आक्रमण करो। तो 1790 ईस्वी में दोस्तों गोरखा आक्रमण करते हैं कुमाऊं पर और यहाँ पर महेंद्र चंद की हार हो जाती है गोरखों से और यहीं पर चंद्रवंश का पतन हो जाता है। चंद्रवंश का पतन हो जाता है और अब यहाँ पर कुमाऊं में 1790 ईस्वी से लेकर 1816 ईस्वी तक गोरखों का शासन चलेगा। दोस्तों, परमार डायनेस्टी में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि 1804 ईस्वी में वहां पर गोरखा शासन शुरू हो गया है और अब चलेगा कहाँ तक, 1815 ईस्वी तक वहां पर गोरखा शासन। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कुमाऊं एवं गढ़वाल या कह सकते हैं संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखों का शासन। उसके बाद फिर ब्रिटिश शासन हम पढ़ेंगे आगे चलकर।